अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल। होपिंग दैट आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ ऑल ऑफ माय न्यू वीडियोस। एनीवे, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के पोर्टल की रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, और आज की हमारी वीडियो है कि हम कैसे अपने पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के फ़ाइल सबमिशन कैसे करते हैं। मीनवाइल हम चलते हैं मेन वीडियो की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आप अपना फ़ाइल सबमिट करने लगोगे तो सबसे पहले उसके जो सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर में सेव कर देना है। जो और कोशिश करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स का नेम हो सेम उसी नाम से सेव कर देना है, ताकि आपके लिए बाद में आसानी हो और अपलोड करते वक्त आप इजीली उसको फाइंड करके अपलोड कर लें। मीनवाइल हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसको हमने कहाँ कहाँ से अरेंज करना है, उसका पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और मीनवाइल अगर आपने इधर से देखना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके सामने शो कर देता हूँ। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जाएंगे पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के वेबसाइट पर। आपने लिखना PWB लॉगिन, और सबसे पहले लिंक में जैसे ही ये ओपन हो जाता है आपने अपने लॉगिन और आईडी और पासवर्ड डाल देना है। सो इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको सबसे पहले इस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। इधर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की है, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करना है और नेक्स्ट करते जाना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ वर्कर लिख देना है। जो भी आपका अगर पेरेंट्स है तो उनका नाम लिख देना है, और अगर आप खुद हैं तो यहाँ पर आपने खुद लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी लिख लेता हूँ, अगर ये मुझे करने दे रहा है। चूँकि मैंने फर्स्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में नहीं डाला तो ये मुझे नहीं लिखने दे रहा। यहाँ पर फादर नेम लिख देना है, और इसी तरह मेल कर देना है, और डेट ऑफ बर्थ जॉब वर्कर का है। अगर आपका पेरेंट है जॉब कर रहे हैं तो उनका लिख देना है, अगर आप खुद सेल्फ पर है तो आपने लिख देना है। यहाँ पर CNIC ऑफ वर्कर आ जाएगा। अगर आप, अगेन मैं बता रहा हूँ, खुद जॉब कर रहे हैं तो अपना लिखना है, और अगर पेरेंट में से कोई जॉब कर रहे हैं तो उनका लिख देना है। उन्हीं का डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी लिख देना, अलाइव लिख देना है, और अपना पोस्टल एड्रेस, प्रोविंस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये सारा डाटा आपको आइडिया होगा, ये आपने लिख देना है। मोबाइल नंबर उनका जो सेकेंडरी है, जो ऑलरेडी आपने वहाँ पर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन की हो, तो वो नहीं डालना। यहाँ पर कोई और सेकेंडरी आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। उसी तरह यहाँ पर आपके इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट कर देना है। या तो आपने सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो होता है उसको सेलेक्ट कर देना है, या EOBI। अगर आपके पास जो भी कार्ड अवेलेबल है, मोस्टली सबके पास EOBI कार्ड होता है, तो आपने उसको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो वो आपसे मांगेंगे EOBI कार्ड नंबर, उसका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो मांगेगा। सो ये डेटा ऑलरेडी EOBI कार्ड पे मेंशन होता है, आपने EOBI कार्ड नंबर भी लिख देना, और यहाँ पर उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी लिख देनी है। और सेम उसी तरह उस कार्ड को आपने स्कैन किया होगा और वो अटेस्टेड होना चाहिए उसके EOBI के डिपार्टमेंट से, तो उसको आपने यहाँ से ऑलरेडी चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर उन्होंने मांगा है 1 MB साइज़ होने चाहिए और JPG में होने चाहिए। ये करके आपने अपलोड पिक्चर कर लेनी है वर्कर की। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है अपलोड पिक्चर एंड स्कैन कॉपी ऑफ CNIC ऑफ वर्कर। तो अगर आप खुद पर है तो आप ही करेंगे, जैसे ऊपर की होगी सेम वही कर लेना। और अगर आपके पेरेंट्स में से कोई जॉब कर रहा तो आप उनके ही फ्रंट साइड इस साइड पे और बैक साइड इस साइड पे करेंगे। अगेन यहाँ पर आपने याद रखना है कि दोनों अटैच्ड होने चाहिए किसी भी 17 ग्रेड ऑफिसर से। उसी तरह आपने नेक्स्ट कर देना है, ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट डिटेल पे चला जाएगा। अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैं सारा डाटा पुट नहीं कर रहा। सेकेंडली, जब एम्प्लॉयमेंट डिटेल आ जाएगी यहाँ पर नेम ऑफ वर्कर लिख देना है और CNIC ऑफ वर्कर अगेन लिख देना है। यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट अब सारी डाल देगा कि जो जिस फैक्ट्री या जिस कंपनी में आपके पेरेंट्स या आप खुद जॉब कर रहे हैं उनका डेटा सारा लिखना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख देना है नेम ऑफ फैक्ट्री, जो भी आपकी फैक्ट्री हो, जो भी कंपनी का नेम है वो लिख देना है, और रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ डेटा और रिक्वायर करेगा। रजिस्टर से पहले अगर आप देखते हो तो ये रिक्वायर नहीं करता। मैंने जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया तो इसने मुझसे पूछा कि फैक्ट्रीज़ का जो एक्ट है वो 1934 है या फिर
प्लानिंग कंसेशन से हैं। सो आपने जो भी आपके फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा वो आपने सेलेक्ट कर देना है। फैक्ट्री एक्ट 1934 90% होता है। सो आपने इसको क्लिक कर देना और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है, जो कि आपको कंपनी से मिल जाएगा। मोस्टली एडमिन डिपार्टमेंट से मिलता है या एचआर डिपार्टमेंट से भी मिल जाता है। तो वो आपने अपने कंपनी के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। वहाँ से जैसे ही आपको मिले उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी उसी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती कि आपकी कंपनी बेसिकली कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी या कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी अपने पंजाब वर्क वेलफेयर बोर्ड के साथ। तो वो भी लिख देना आपने, उनकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी लिख देना। और यहाँ पर उसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपने अपलोड कर देना है इसी चूज़ फाइल के ऑप्शन से। बट यहाँ पर याद रखना कि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना, वो आपके ही कंपनी ने भी अटेस्ट किया हो साइन स्टैम्प के साथ, और जो आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाहौर का हूँ तो लाहौर में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, साउथ भी है नॉर्थ भी है। तो नॉर्थ से या साउथ से वहाँ आके आपका लेबर ऑफिसर और जो वहाँ का डायरेक्टर होगा वो उसको अटेस्ट करेगा। अगर आप शेखुपुरा से है, इसी तरह फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, डिफरेंट सिटी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में हर सिटी में अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो आपने वहाँ से उसको उसके लेबर ऑफिसर और उनके डायरेक्टर से उसको अटेस्ट करवा के यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिख देना फैक्ट्री का, और उसके बाद सिटी लिख देना, डिस्ट्रिक्ट लिख देना, और ये तहसील लिख देना। ये सारा डाटा आपको आइडिया होगा जो भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं या जिस सिटी में भी वो है वो आपने फिल कर देना है। यहाँ पर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली यहाँ पर वो कहते हैं कि आप जो जॉब कर रहे हैं, आपका पेरेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनकी डेजिग्नेशन क्या है। याद रखना कि ये पंजाब वर्क वेलफेयर बोर्ड का जो क्राइटेरिया है ये बेसिकली लेबर तक या फिर उसके नीचे नीचे तक आपको अलाउ करता है। मतलब अगर ऑफिसर से ऊपर डेजिग्नेशन जाती है तो ये आपको अलाउ नहीं करता। असिस्टेंट या डेटा एंट्री या क्लर्क या उससे नीचे जो लेबर वर्कर एरिया होता है उनको ये अलाउ करते हैं कि आप जो है ना स्कॉलरशिप को कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनसे ऊपर जितने भी मैनेजेरियल लेवल्स हैं या असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर आ जाते हैं या हाई लेवल आ जाता है, उनको वो ये अलाउ नहीं करते कि वो ये स्कॉलरशिप नहीं रिटेन कर सकते। उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ वर्कर आपने लिख दिया तो वर्कर्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देना है। जब जब उन्होंने फैक्ट्री ज्वाइन की होती है तब टाइम उसका डेट लिख देना है। याद रखना अगर आपके पेरेंट्स या आपने खुद 2-3 जॉब स्टार्ट किए हो तो आपने वो लास्ट वाले का नहीं लिखना। जब से ही आपने यूबीआई से रजिस्टर्ड हुए हैं तो आपने वो डेट यहाँ पर लिख देनी है। अदरवाइज़ अगर आपको 3 साल ना हुए हो, ये वाली स्कॉलरशिप की सबमिशन आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो अगर आपको ऑलरेडी इस कंपनी में 3 साल हुए हो तो आप फिर जो करंट कंपनी है उसकी डेट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूछा है इज़ द वर्क स्टिल वर्किंग इन द फैक्ट्री इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। अगर आप तो उसी फैक्ट्री में स्टिल जॉब कर रहे हैं तो आपने येस कर देना है, और अगर आप नो कर रहे कहीं और शिफ्ट हो गए बट आपको यूबीआई की सारी फैसिलिटीज़ उस प्रीवियस कंपनी से मिली थी तो आपने नो कर देना है। अगर आप नो करेंगे तो आपसे ये डेटा कुछ और मांगेगा कि आपने उधर से जो है ना छोड़ने के रीज़न आपसे ऑपरेशन मांगेगा, कोई और भी चीज़ें मांगेंगे, डेट मांगेगा, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ का डेटा मांगेगा। अगर आप यस करेंगे तो ये आपसे डिफरेंट डेटा मांगेगा। यस करते ही उन्होंने मुझे पूछा कि आपका बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर जो है ना उसको आप यहाँ पर सबमिट करें, और आपका जो सर्टिफिकेट है मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या सर्विस है, कब से आप सर्विस कर रहे हैं, वो भी आपने यहाँ पर सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाए सर्विस सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स या फिर मिस्टेक होती है लोगों से, वो ये कि वो जो उनको एक सर्विस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो जैसे भी मिलता है वो उसको सेम एज इट इज़ सबमिट कर देते हैं। बेसिकली इन्होंने अपना सर्विस सर्टिफिकेट का एक फ़ॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट के बिहाफ पे आपने फिल करके और इसी तरह बना के अपने कंसर्न कंपनी से साइन स्टैम्प करवा के अपलोड करना है। सो अगर आपके पास वो फॉर्मेट ना हो, आपने इस क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये इस तरह का एक फॉर्मेट ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। ये उसी को आपने ये जैसे अभी ओपन हो गया, इसी को आपने प्रिंट करना है, और प्रिंट करते आपने अपने कंसर्न कंपनी से साइन स्टैम्प करवा के तो उसके बाद आपने
इसको अपलोड करना है। याद रखना है जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके कंसर्न डिवीजन से ऑफिसर और डायरेक्टर साइन करता, सेम एज इट इज़ इस सर्विस सर्टिफिकेट को भी आपके कंपनी से भी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सिग्नेचर नाम डेजिग्नेशन विद ऑफिस स्टैम्प, उस कंपनी से भी ये साइन स्टैम्प होगा। वहाँ का कंसर्न डिपार्टमेंट अगर एडमिन डिपार्टमेंट है तो वो, और अगर एचआर डिपार्टमेंट है तो वहाँ से। बहुत बड़ी जो कंपनीज होती है जैसे सफ़ायर है, यूएस अपैरल है, उनका एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ ईओबीआई को डील कर रहा होता है, तो ये वहाँ से होते हैं। तो आपकी कंपनी में से जो भी डील कर रहा हो ईओबीआई को, उनसे ये फिर साइन स्टैम्प करवाना और इसी तरह उसको ले जाना आप। वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साइन करवाएंगे, साइन स्टैम्प फ्रॉम ऑफिसर एंड डायरेक्टर। वहाँ से सेम एज इट इज़ इस सर्विस सर्टिफिकेट को भी वो टेस्ट करके आपको दे देंगे और आपने फिर यहाँ ला के सबमिट कर देना है इसको। ये सारी प्रोसीजर जो सबमिशन वाली है या अटेस्टेशन वाली, ये आपने सबमिशन से पहले ही कंप्लीट कर देनी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सबमिशन अगर आपके पास ये चीज़ें ना हो तो हो सकता है कि आपको ये सेव ना करने दें और आपको दोबारा ही सारा प्रोसीजर करना पड़ जाए। तो कोशिश करना कि आपकी जो, जैसे मैंने आपको पीडीएफ फाइल सबमिट करूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको पहले पढ़ लेना, ताकि आपके लिए ईजी हो और आप आसानी से सारी चीज़ें अरेंज करके फिर ही सबमिट कर दें। उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर आता है एक, इन्होंने फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है कि उसको फिल कर दें, और जैसे ही फिल करेंगे तो वो भी सेम उसी तरह आपका डेटा आ जाएगा और आपकी ही कंसर्न कंपनी से उसके ऊपर लिखा होगा। जैसे मैं अभी ये ओपन हो गया, टैलेंट स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयर इंडस्ट्रियल यूनिट। इस वाले को आप में इसमें सारा अपना डेटा पुट कर देना है। सेम ये बिल्कुल इजी है, मतलब डेटा इतना सारा नहीं मांगा है कुछ भी, आपने इजीली इसको फिल कर देना है। और यहाँ पर आपके जो यहाँ पर सारा डेटा है, यहाँ पर बेसिकली अटेस्टेशन होगी। यहाँ से कंपनी, इस साइड से कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी, उनका नेम आएगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, आपके कंपनी का साइन स्टैम्प आ जाएगा और ईमेल आ जाएगी। और इस साइड पे जैसे इन्होंने लिखा वेरिफिकेशन और काउंटर साइंड बाय द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। यहाँ पर बेसिकली आपके जो कंपनी के लेबर ऑफिसर होते हैं वो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं। सो वहाँ से आपने लेबर ऑफिसर से पहले साइन करवाना है और उसके बाद डायरेक्टर ने साइन स्टैम्प करके आपको ये दे देना। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको एक ही जगह से अटेस्ट होके हुए मिलेगी। तो आपने ये सारी चीज़ें पहले फिल अप करके, सारी चीज़ें अरेंज करके फिर ही डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ताकि एट द टाइम आपको सारी चीज़ें एक ही बार में अटेस्ट होके मिल जाए। ये जब फिल हो जाए और अटेस्ट हो जाए उसके बाद आपने इसको अपलोड कर देना है और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बैंक डिटेल। ये बैंक डिटेल बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट इसलिए मिस्टेक करते हैं कि ये पता नहीं किस चीज़ के लिए मांगा, किसी प्रूफ के लिए मांगा या किस चीज़ के लिए मांगा हमसे। ये बेसिकली इसलिए मांगते हैं कि जब आपका चेक बनेगा या आपका जो भी पेमेंट बनेगी उसमें कोई मिस्टेक ना आ जाए, कि ताकि आपको चेक मिल जाए तो आपका उसी अकाउंट में वो आसानी से डिपॉजिट हो जाए, आपको बाद में कोई इशू ना हो। तो यहाँ पर आपका नेम ऑफ बैंक आ जाएगा, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, ब्रांच कोड आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा और ब्रांच का एड्रेस वगैरह आ जाएगा, सिटी, ब्रांच कॉन्टैक्ट नंबर। ये डेटा अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो आप नेट से आसानी से अपने ब्रांच का ये डेटा हासिल कर सकते हैं, मतलब उस पर आपको मिल जाएगा। अकाउंट टाइटल लिखना है, मतलब जो भी आपका चेक बुक है उसके ऊपर लिखा हो तो आपने उसका टाइटल लिखना है, बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है और आईबीएन नंबर ऑलरेडी आपके चेक के ऊपर लिखा होता है उसको लिख देना है। इसी तरह इन्होंने एक एविडेंस भी मांगा है आपसे। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो आपका जहाँ पर अकाउंट है वो आपको एक लेटर दे सकते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि ये बेसिकली हमारा अकाउंट होल्डर है और इनका ये अकाउंट है और ये अकाउंट नंबर वगैरह है, तो आप वहाँ से वो भी लिख ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी चेक बुक है तो आप किसी भी चेक बुक को क्रॉस करके उसमें उसको यहाँ से अपलोड करके उसमें लगा सकते हैं, आपको लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ सकती फिर। उसी तरह आपने जब ये सारे डेटा पुट कर देंगे उसके अंदर नेक्स्ट कर देना है और आपको वो पूछेगा कि एनी अदर स्कॉलरशिप, फॉर एग्जांपल इन्होंने वेदर द स्टूडेंट इज ऑलरेडी रिसीविंग एनी अदर फंड स्कॉलरशिप। इधर इन्होंने एक बेसिकली इंफॉर्मेशन मांगी है आपसे कि आप ऑलरेडी कोई और स्कॉलरशिप पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड से ले रहे हैं या नहीं ले रहे। सो इसको आपने नो कर देना है और उसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके पास प्रोफाइल रिव्यू आ जाएगा। प्रोफाइल रिव्यू में आपने जो भी डेटा पुट किया होता है वो सारा के सारा आपके सामने आ जाएगा और आपने उसको सारा के सारा चेक कर देना है।
इसको एक एक चीज़ को इसलिए चेक करते हैं कि अगर आपकी ये ऑलरेडी सबमिट हो गई और इसमें कोई मिस्टेक आपसे हुई हो तो ये ऑब्जर्वेशन लगा देंगे आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा। और एक दफ़ा ऑब्जर्वेशन लग जाए तो आपका सारा प्रोसीजर स्टार्ट से शुरू हो जाता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी है और जैसे जैसे उन्होंने रिक्वायर्ड की है सेम उसी तरह आपने डालनी है, ताकि आपके लिए बाद में इशू ना हो और ऑब्जर्वेशन ना लग जाए। मीनवाइल जैसे कि होता है, अगर आप आज अपना फाइल सबमिट करते हैं तो 1 डेढ़ महीना तो आपका कंसर्न डिवीज़न लगा लेता है उसको चेक करने में और उसको मीटिंग डेट लगाने में। अगर उसमें कोई ऑब्जर्वेशन उन्होंने लगा दी है, फिर आपको पता लगेगा ऑब्जर्वेशन लग गई, फिर आप उस ऑब्जर्वेशन को क्लियर करेंगे, आपका फिर उसमें 1 डेढ़ महीना लग जाएगा। इस तरह आपको काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आपने ऑब्जर्वेशन से बचने के लिए सारा प्रोफाइल रिव्यू कर देना है। जैसे जैसे उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, क्या आपने वो फिलअप की है और क्या वो रिक्वायरमेंट्स आपकी तरफ से पूरी हो गई कि नहीं। सो उसके बाद आ जाता है, आप जब सारा ये डेटा पुट कर देंगे प्रोफाइल का सारा स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आ जाता है एजुकेशन प्रोफाइल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सो आपसे पूछेगा कि आप जो एजुकेशनल या डिग्री कर रहे उसका सारा डेटा पुट करना। तो सबसे पहले आपने अपनी डिग्री इसमें देखनी है कि आपकी डिग्री बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है या इंटरमीडिएट है। सबकी डिफरेंट होती है और सबको आइडिया भी होता है कि उनकी डिग्री बेसिकली किस के रिलेटेड है या किस टाइप की है। वो आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जिस भी एजुकेशन में आपने एडमिशन लिया है उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, ईमेल एड्रेस लिख देना है उनका, और यहाँ पर उनका वेबसाइट लिखना है। तो अगर आपके पास ये डेटा नहीं है तो आप ये डेटा अपना जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उनके वेबसाइट से ले सकते हैं। वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर आ जाएगी आपकी एडमिशन इन्फॉर्मेशन, कि फॉर एग्जांपल आपने कंप्लीट नेम लिखना है अपने कोर्स या डिग्री का, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है वो आपने लिख देना है। यहाँ पर उसकी ड्यूरेशन लिख देनी है, 2 ईयर की डिग्री है, 3 ईयर की है या 5 ईयर की है वो लिख देनी है। यहाँ पर आपने टाइप ऑफ एडमिशन को सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर जो है ना यहाँ पर आपने ओपन मेरिट को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप है, सेल्फ फाइनेंस नहीं है, तो आपने ओपन मेरिट पे ही सिलेक्ट करना है अगर आपके पास प्रोविज़न लेटर है। अगर आपके पास प्रोविज़न लेटर नहीं है और आप खुद पे कर रहे हैं और फिर बाद में इससे रीइंबर्समेंट ले रहे हैं तो आपने सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर प्रोविज़न लेटर पे थे तो हम सब ने ओपन मेरिट पे ही क्लिक किया था। अगर आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं खुद और बाद में उसको रीइंबर्समेंट कर रहे हैं तो आपने सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक कर देना है। उसी तरह आपने यहाँ पर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन जो भी आपको अलॉट हुआ हो यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से वो लिख देना है। यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन लिख देना है, यहाँ पर ईयर ऑफ कंप्लीशन लिख देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2021 में एडमिशन लिया है तो अगर वो 4 ईयर का है तो वो 2024 में ही कंप्लीट होगा। तो ये इसलिए मांगते हैं कि अगर आपका कहीं एफ़ आ गया या आप किसी ईयर में नहीं भी पढ़ सकें और अगर आप उस ड्यूरेशन से आगे जाते हैं तो उसमें आपको ये फिर फैसिलिटेट नहीं करेंगे या आपकी फ़ीस नहीं देंगे। सो आपने इसमें भी देखना है कि आपका जो भी ड्यूरेशन होगी उसी में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज़ बाद में आपके लिए इशू आ सकता है। जो भी अगर आपका एफ़ लग गया या आप किसी ईयर नहीं पढ़ सके तो उसकी फ़ीस आपको खुद देनी पड़ जाएगी। इधर मुझे एक और बात याद आ गई, आपने ये भी याद रखना कि अगर आपने एक दफ़ा इस स्कॉलरशिप को स्टार्ट कर दिया है तो इसको आप बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आगे आएगा आपसे वो एफिडेविट लेंगे, उस पर लिखा होगा कि जो भी आप मतलब पढ़ाई स्टार्ट करें इसको आप एंड तक लेके चलेंगे। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो बीच तक जितनी भी फीस दी होगी यूनिवर्सिटी को या फिर कॉलेज को पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने, वो फीस आप रिटर्न करेंगे बोर्ड को। सो आपने ये भी ख्याल करना है कि आपने बीच में नहीं छोड़ना। उसके बाद आपने लिखना है एग्जामिनेशन सिस्टम। अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आप एनुअल सिस्टम पे क्लिक कर देना, और अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो आपने सेमेस्टर सिस्टम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स मांगा है बेसिकली आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, कि इसको आप फिल करके उनसे अटेस्ट करवा के दे दें और यहाँ पर अपलोड करें। तो उसको भी आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्मेट खुल जाएगा, उसको आपने डाउनलोड कर देना है और डाउनलोड के बाद आपने फिल करके उसको अटेस्टेशन करवा देने हैं। यहाँ पर भी सिंपल सारा डाटा मांगा है, जैसे ही इंडस्ट्री के सर्टिफिकेट में मांगा था उसी तरह आपने यहाँ पर भी लिख देना। फुल नेम आ जाएगा, फादर नेम, CNIC, और ये सारा डेटा आपने फिल कर देना है। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन या फिर एंडिंग डेट उसकी क्या है वो लिख देना है।
प्रेजेंट स्टेटस जो भी आपकी जिस भी सेमेस्टर या ईयर में है वो लिख देना है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बताया वो लिख देना है। नेम ऑफ प्रीवियस पास्ट एग्जाम यहाँ पर आपने वो लिखना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपने जो या फर्स्ट ईयर में है तो आपने जो प्रीवियस डिग्री की होगी उसका डेटा लिखना है। अगर आप सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में या सेकेंड या थर्ड ईयर में है तो आपने सेकेंड ईयर का डेटा लिखना है और थर्ड सेमेस्टर का फाइल अपलोड करते हुए। सो ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आ जाएगा, कब आपने पास किया उसका डेट लिखना है। रोल नंबर लिखना है, टोटल मार्क्स या सीजीपीए जो भी है वो लिखना है और उसका क्या परसेंटेज बन रहा है वो लिखना है। कहाँ से पास किया है वो भी लिख देना है। जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली तो उसका तो बोर्ड यूनिवर्सिटी ही होगा, उसका नाम लिखना है। अगर आप किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो उसका बोर्ड चेंज होगा, आपने बोर्ड का नेम लिख देना है। और यहाँ पर आपने सिग्नेचर वगैरह करके ये जो एरिया है बेसिकली इस एरिया में आपके इंस्टीट्यूट ने इसको अटेस्ट करना है। जो भी आपके इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार होंगे या फिर वहाँ का जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं उन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर, नेम, उनका डेजिग्नेशन, ऑफिस स्टैम्प और डेजिग्नेशन वगैरह लिख देना है और इसको अटेस्ट कर देना है। जैसे ये आपके पास अटेस्ट हो तो आपने फिर इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद आपके आ जाएगी डिटेल ऑफ प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर्स की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी जो प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होगी। और अगर मैं ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन इंटरमीडिएट होगा। तो ये आपने देखना है कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो प्रीवियस डिग्री होगी उसका डेटा आपने यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन का कर रहे हैं तो अगर मास्टर का कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन का करना है, अगर ग्रेजुएशन का कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट का लिखना है, अगर आप इंटर कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक का डेटा ही लिखना है। यहाँ पर उस डिग्री का या उस कोर्स का आपने कंप्लीट नेम लिख देना है, ईयर ऑफ पासिंग लिख देना है, उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नाम नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने उसमें कितने मार्क्स थे या सीजीपीए थे उस पर क्लिक कर देना। अगर तो मार्क्स है तो मार्क्स पे क्लिक कर देना है, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए पे क्लिक कर देना। वो आपसे फिर जो भी इंफॉर्मेशन मांगे उसको दे देना। यहाँ पर आके आपने उस प्रीवियस डिग्री का जो भी रिजल्ट कार्ड होगा या डिग्री होगी उसको आपने 17 ग्रेड से भी अटेस्ट करना है, प्लस जिस यूनिवर्सिटी से आप अभी पढ़ रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी का आप क्लेम करना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से भी अटेस्ट करके उसको यहाँ पर अपलोड कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर में हूँ और मेरे ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो मेरे करंट मतलब जिस यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर कर रहा हूँ वहाँ से भी अटेस्ट होनी चाहिए। उसको अटेस्ट करके मैं उसको यहाँ पर अपलोड करके इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो मेरी जो डिग्री का इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो बेसिकली आ जाएगा कि आपने अब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट देनी है। अभी तक जितना भी डेटा हमने पुट किया बेसिकली इस पोर्टल की रिक्वायरमेंट थी कि आप मतलब स्टूडेंट है, क्या डेटा है, क्या आपका कंपनी डिटेल है या फिर क्या एजुकेशन आप मतलब कहाँ से पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, वो सारा डेटा हमने अभी तक इनको दिया है। सो जैसे ही आप एजुकेशन प्रोफाइल तक अपना डेटा कंप्लीट कर लेते हैं सबसे लास्ट स्टेप आ जाएगा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। सो आपने एप्लीकेशन रिक्वेस्ट पे जैसे ही फिल क्लिक कर देना है। सो आपने इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना। मेरा ऑलरेडी डेटा इसमें फिल है। सो आपने आपका जब इस पर क्लिक कर देना ऐड न्यू एप्लीकेशन और आपने आपके पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। उसमें आपने अपनी डिग्री को सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही डिग्री आप सेलेक्ट करेंगे और उसको आप क्लिक कर देंगे उसको आपने नेक्स्ट कर देना है। जी, सो कंटिन्यू करते ही आपके सामने नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। बेसिकली वो कहेगा कि आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है या ईयर है तो वो कौन सा है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर लिखना, अगर सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो फोर्थ, इसी तरह। उसके बाद आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर ईयर है वो कब स्टार्ट हुआ था उसकी डेट लिख देना है। और यहाँ पर आपने बोनाफाइड लेटर अपलोड कर देना है। बोनाफाइड लेटर बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट से मिलती है जहाँ से आपने स्टडी की कर रहे हैं या फिर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ वो इंस्टीट्यूट आपको बोनाफाइड लेटर प्रोवाइड करता है। वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप ही उनको कहते हैं कि मैं पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, तो वो बाद में आपको जिस भी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं हर सेमेस्टर का डिफरेंट बोनाफाइड लेटर होता है तो वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। इधर बोनाफाइड लेटर आपने अपलोड करना और यहाँ पर फ़ी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। फ़ी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी आपको इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करती है, उसका आपने फॉर्मेट यहाँ से ही डाउनलोड कर देना है। आपने वो उनसे ले लेना है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होती है जिनके पास ऑलरेडी होता है, तो अगर आप जैसे ही उनको कहते हैं कि फ़ी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए
वो आपको निकाल के आपका डेटा डाल के दे देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता है, तो उनको आपने यहाँ से फॉर्मेट ले जाके उनको देना है। अगर इस फॉर्मेट के जैसा नहीं होगा तो आपकी वो ऑब्जर्वेशन लग जाएगी, आपके लिए फिर इशू हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है प्रीवियस ईयर का सेमेस्टर का डेटा। अगर आप प्रीवियस ईयर मतलब अगर मैं सेकंड ईयर में हूँ तो प्रीवियस ईयर मेरा बन जाएगा फर्स्ट ईयर, तो उसका डेटा पुट करना। अगर मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ या थर्ड सेमेस्टर में हूँ तो मेरा जो प्रीवियस सेमेस्टर का डेटा होगा वो सेकंड सेमेस्टर का डेटा होगा। सो यहाँ पर आपने उसको डाल देना है, और यहाँ पर अगर आप फेल्ड है या पास्ट है उसमें जो भी आपका रिजल्ट होगा उसको आपने क्लिक कर देना है। एंड डेट मतलब वो सेमेस्टर आपका एंड कब हुआ था, है उसमें अटेंडेंस कितनी थी, उसमें मार्क्स या सीजीपीए आपका कितना था, एनी डिसिप्लिनरी एक्शन उसमें आपके ऊपर कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, वो यस नो करते जाना आपने आगे, फिर इजी है। उसके बाद आ जाए पीरियड ऑफ क्लेमिंग द फी एंड चार्जेस। जो आप क्लेम कर रहे हैं वो कब से कब तक का है। अगर आप एक सेमेस्टर का करते हैं तो ऑब्वियसली 6 मंथ का होगा आपके सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन होगा, कब से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था और कब वो एंड हुआ था उसके डेट्स आपने लिख देने हैं। अगर आपका ईयर है, अगर आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट सेकेंड ईयर का जो आपका ड्यूरेशन है, जब भी आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था और जब एंड होगा उसका आपने वो सारा ड्यूरेशन लिख दिया, डेट्स लिख देनी है। उसके बाद फ़ी चार्जेस आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ऑब्वियसली उसमें एडमिशन फ़ीस भी होंगे, ट्यूशन फ़ीस भी होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी होगा। सारा आपने इसमें लिखते जाना और रिमार्क्स में उसका नाम लिखते जाना है। अगर आपका ऑलरेडी एडमिशन फ़ीस और वो सारा आ चुका सेकंड सेमेस्टर में है या फिर सेकंड ईयर में है, तो आपका ट्यूशन फ़ी होगा या उसके बाद एग्ज़ाम फ़ीस होगा या फिर कंप्यूटर फ़ी। आपके क्लेम लेटर या वाउचर पे ऑलरेडी सारा कुछ लिखा होता है कि आप क्या-क्या क्लेम कर सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल की भी फैसिलिटी आपको ये दे रहे हैं, तो आपने हॉस्टल पे क्लिक करके यहाँ पर अमाउंट लिख देना, आपका इंस्टीट्यूट आपसे ले रहा है। फिर उसके बाद हॉस्टल नेम, रूम नंबर, एड्रेस वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा सारा आपने लिख देना। अगर आप मेस ले रहे हैं वहाँ से मेस जो चार्जेज़ है वो आपसे ऑलरेडी आपके क्लेम लेटर या वाउचर पे मेंशन्ड होगा, तो आपने वो भी क्लिक करके उनके भी अमाउंट लिख के इसको सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा सारा। डेटा आते ही आपने नेक्स्ट पे कर देना है और नेक्स्ट पे आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन सबमिट के ऑप्शन से पहले ये आपसे पूछेगा कि आपने कुछ डिक्लेरेशन होगी उसको आपने सारा पढ़ के क्लिक करना है। और बेसिकली मैंने अभी इधर सारा डेटा डाला नहीं तो वो विंडो आ नहीं रही। बट इससे आगे बहुत इजी है, वो सिर्फ एक दो ऑप्शन है। और सेकेंडली आपको एफिडेविट आपने अपलोड करना है। एफिडेविट का भी ऑलरेडी स्पेसिमेन उसमें दिया हुआ है, आपने उसको डाउनलोड कर देना है और किसी भी स्टैम्प पेपर से उठा के उनके पास ले जाना कि आप इसको मुझे 50 या 100 जितने भी स्टैम्प पेपर आपका अपनी मर्ज़ी है आपने उनसे लेके उस पे उसको प्रिंट कर देना और ऑथ कमिश्नर से अटेस्टेशन करवा देनी है। वो भी अटेस्टेशन भी उधर ही हो जाती है। सो वो भी आपने इसमें अपलोड करके अपनी फ़ाइल सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपने वेट करना है आपका जो 2-3 दिन या 1 हफ़्ते तक जो भी कंसर्न डिवीज़न होगा उनको फ़ॉलो अप करना है कि आपकी जो फ़ाइल है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको मीटिंग में डाल के खैबर ब्लॉक भिजवा दें। इनका जो बेसिकली हब है वो है इधर खैबर ब्लॉक में, लाहौर में। और सारी जो पंजाब की डिवीज़न है या डिस्ट्रिक्ट है उनकी फ़ाइल सारी यहाँ पर आती है, वहाँ से ओके होके या मीटिंग डेट लग के। सो आपने जब तक खैबर ब्लॉक नहीं आती उनको फॉलो अप करना है ताकि आपकी फ़ाइल एज़ सून एज़ पॉसिबल वो मीटिंग डेट लगा के उसको खैबर ब्लॉक भिजवा दें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व भी करूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।